तो गाइस यार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। गाइस इसमें हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो उन क्वेश्चनों को हम इसमें नहीं देखेंगे। इसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। और गाइस ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं और कभी कहीं ना कहीं तक आने के फुल चांस हैं इनके। तो गाइस इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। तो गाइस आप लोगों को पता है कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। तो जब 1 से 4 बनते हैं तो हमसे पूछा गया कि 240 परागकण बनाने के लिए कितने की ज़रूरत होगी। तो गाइस होगी 40 परागकण मात्र कोशिकाओं की ज़रूरत होगी। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 परागकण बनते हैं। अतः 240 भागे 4 करेंगे तो बराबर आएगा 60 पराग मात्र कोशिकाएँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि 250 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे, कितने बनेंगे आप लोगों को बताइए, आप लोग कितने बने। अभी मैंने बताया कि जब एक से 4 परागकण बनते हैं तो 250 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने बनेंगे, 1000 बनेंगे। सिंपल सी बात है, 1000 बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है। तो गाइस लघु बीजाणुधानी की सबसे जो भीतरी परत होती है वो टेपिटम कहलाती है और इसका मुख्य कार्य विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। यह इसका मुख्य कार्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं। तो गाइस भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जो हैं पंचानन माहेश्वरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पालीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो गाइस आप लोगों ने अगर बीजांड की संरचना पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। फिर छठा क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है वेलिसनेरिया और नंबर 2 हाइड्रिला। फिर है निमीलित पुष्प किसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निमीलित पुष्प किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। कुछ ऐसे भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी खिलते नहीं, ऐसे पुष्पों को निमीलित पुष्प कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, कनकौआ और मूंगफली। फिर अगला क्वेश्चन है कि परागण को परिभाषित कीजिए कि परागण क्या होता है। तो गाइस परागण किसे कहते हैं। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वतिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 है रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले होते हैं, क्यों। तो इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि रात्रि में पुष्पों का श्वेत रंग एवं सुगंध कीटों एवं चमगादड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनमें इन्हीं कीटों एवं चमगादड़ों के द्वारा परागण हो जाता है। इसीलिए ये पुष्प जो होते हैं वो प्रायः सुगंध वाले, श्वेत रंग के और सुगंध वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु परागण पर टिप्पणी लिखिए कि वायु परागण क्या होता है। तो पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण जो होता है वो वायु परागण कहलाता है और इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं वायु परागण के। तो उदाहरण वायु परागण के हैं गेहूँ है, जई है, मक्का है और सैलिक्स है। इन सभी में वायु परागण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर क्या क्या है। तो पहला अंतर है स्वपरागण किसे कहते हैं, पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उसी पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। इसमें है कि पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये द्विलिंगी होते हैं और ये प्रायः एकलिंगी होते हैं। ये जो स्वपरागण वाले होते हैं ये सुगंध और रंग रहित होते हैं, जबकि ये सुगंधित व रंगीन होते हैं। और स्वपरागण का अगला पॉइंट है कि इनमें किसी भी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में बाह्य माध्यम की आवश्यकता
होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है कि द्विनिषेचन एवं त्रिसंयोजन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विनिषेचन एवं त्रिसंयोजन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फिर टिक भी लगा है इसमें। तो देख लेते हैं फटाफट इसको हम। आवृत्तबीजी भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो नर युग्मक होता है, जो परागकण होता है उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। तो जो एक नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। यह प्रक्रिया संलयन कहलाती है। फिर क्या होता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है उसमें जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, तथा दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक के साथ मिलकर यानी कि संयोजन करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंयोजन या त्रिस्मेकन कहलाती है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट खोजें दी गई हैं जो इन्हीं चैप्टर से संबंधित, जो इसी चैप्टर से संबंधित हैं और बहुत बार पूछी गई हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी खोजें हैं। तो सबसे पहले कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की जो खोज थी वो की थी नवास्चिन ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधों में की थी। फिर है संयुग्मन की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी। फिर है निषेचन, तो निषेचन की खोज भी स्ट्रासबर्गर ने 1884 में ही की थी। फिर है परागनलिका की खोज किसने की थी। तो ये की थी JBMC ने पोर्टलाका ओलिरेसिया नामक पादप में। फिर अगला है कि जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका शब्द का प्रयोग किया था फोके ने। फिर है अपबीजाणुता की खोज किसने की। तो ये की थी रोजनबर्ग ने 1907 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहिणता की खोज किसने की। तो ये की थी लीवेनहॉक ने संतरे में की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन की खोज किसने की। तो ये कैमेरियस ने सहतूत एवं मक्का में की थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसे भी इनको याद ही कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा गाइस, ये याद रख लीजिए। अगर पूछा जाएगा तो केवल जो 5 नंबर में पूछा जाता है वो इसमें हम कराएंगे नहीं, वो पूछा जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है तो उसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं। जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है तो उसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि विस्फोट द्वारा बीजों में प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। विस्फोट द्वारा बीजों में प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। तो नंबर 1 है अरंडी, नंबर 2 है जिरेनियम, नंबर 3 गुलमेहंदी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 सेब, नंबर 2 नाशपाती। आभासी फल किसे कहते हैं। तो आभासी फल उन फलों को कहते हैं जिनमें जो पुष्प का निर्माण होता है वो पुष्प के किन्हीं अन्य भागों से होता है, जैसे पुष्पासन से हो जाएगा, बाह्यदल से हो जाएगा, मतलब अंडाशय के अलावा कहीं से भी होता है, उनको हम आभासी फल कहते हैं। तो उसमें क्या आता है, सेब आता है और नाशपाती आता है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे हैं। इसके वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।